नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूं। तो मैंने चैप्टर 2 का जो है वीडियो देख लिया है, उसे कम्प्लीटली समझने का ट्राई किया है। तो हर वीडियो के बाद आपको एक मॉक टेस्ट करने को मिलता है, तो उस मॉक टेस्ट का आपके सामने मैं उसको देने वाला हूँ। तो देखते हैं मुझे रिजल्ट कैसा मिलता है, आपके सामने खुल के रखने वाला हूँ और मेरे साथ साथ आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और टाइम लेके जो भी आंसर देने वाला हूँ उन सबका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, बट पहले आपको दिखाता हूं कि मैंने वो जो वीडियो था, मतलब जो चैप्टर 2 का वीडियो था, वो कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्थ सर का जो, तो इस वीडियो में आराम से थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट हम हर एक चीज़ को डिस्कस करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होता है और जो पहला क्वेश्चन है वो ये, ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द, यानी ट्रेजरी बिल जो होता है वो कौन इशू करता है। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है दोस्तों, जैसे हम एफडी करते हैं वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या निकलता है, आपका शॉर्ट टर्म का एफडीज निकलता है जो कि 1 साल के अंदर का होता है। तो उसको हम बोलते हैं टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स। तो ये कौन इशू करता है, ये इशू करता है आपका गवर्नमेंट। तो ये मैंने पहला टिक कर दिया और आपको रीजन ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम अलाउज इन्वेस्टर्स टू परचेज यूनिट्स फ्रॉम द फंड एंड सब्सिक्वेंटली सेल दोज यूनिट बैक्स टू द फंड एट एनी टाइम। तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए निकलता है। मान लीजिए मैंने क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्पेसिफिक टाइम दूंगा, 1 महीना 2 महीने का टाइम दूंगा, जहां पर मैं लोगों को बोलूँगा कि मेरे पास मुझे 1000 करोड़ 500 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। तो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब एक बार जब इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद वो फंड जो है क्लोज होता है, यानी उसके बाद मैं उस फंड से एग्जिट नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक टाइम होने के बाद ही मैं उस पर निकल सकता हूँ। हाँ, मैं अपना जो मेरा जो यूनिट है मैं दूसरे किसी को बेच सकता हूँ, बट मैं उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं कर सकता। वो जो फंड एक बार लोकेट हो गया, वो लोकेट हो गया, लॉक इन हो गया, आपका 4-5 साल जो भी फिक्स पीरियड है उसके बाद ही निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप किसी भी टाइम में सेल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को आपस से। तो ये गलत है, यहाँ पे होगा फॉल्स। मतलब आप सेल कर सकते हैं किसी दूसरे इन्वेस्टर को, बट जिस फंड हाउस से आपने खरीदा है उन शेयर्स को, इस यूनिट्स को, उस यूनिट को फिर से उसी फंड हाउस को नहीं बेच सकते। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही वो फंड फिर से ओपन होगा और जितना भी इन्वेस्टर्स का पैसा है वो रिटर्न कर देगी, जो भी प्रॉफिट होगा उसके साथ, या जो लॉस जो भी होगा, जो भी होता है वो उसके एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही रिटर्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स आर ऑफर्ड टू स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स इट इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स बोला है, यानी कि पब्लिक के लिए नहीं है, कुछ प्राइवेट लोगों के लिए। तो कोई भी कंपनी, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी, मान लीजिए अगर वो किसी बड़े आदमी के पास जाती है, बोलती है कि आप मेरे कंपनी का 400-500 शेयर ले लीजिए और हमें 1,00,000-2 लाख जो भी मतलब होता है, बड़ा अमाउंट होता है, वो कर लीजिए। तो ये ट्रेड किसके बीच में हो रहा है, एक कंपनी और कुछ लोगों के बीच में हो रहा है। यहाँ एक्सचेंज के थ्रू हम बहुत ज़्यादा डील नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, द मेजर यूजेस ऑफ इंडाइसेस आर। अब इंडाइसेस मतलब क्या होता है, जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, IT हो गया, ये सब मेजर इंडाइसेस है। तो इनका काम क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री इज इंडिकेटेड बाय द इंडेक्स। सही बात है कि हम अगर देखते हैं कि इंडिया का शेयर मार्केट कैसा ग्रो कर रहा है, तो हम सबसे पहले निफ्टी 50 को देखते हैं। अगर निफ्टी 50 में अच्छा रिटर्न आ रहा है, मतलब इंडिया का इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, हम ऐसा इंडिकेशन मानते हैं। एक्चुअल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ऐसा एक इंडिकेशन हमको देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इंडाइसेस इंडिकेट रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट, ये भी सही है। अगर मान लीजिए आज निफ्टी बहुत नीचे गिरा हुआ है, इसका मतलब सेंटिमेंट क्या है लोगों का, नेगेटिव है, लोग उसको बेच रहे हैं। इंडाइसेस एक्ट एज एन अंडरलाइंग फॉर द इंडेक्स, करेक्ट है। एक्चुअली सेंटेंस मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इंडाइसेस जो है वो मान लीजिए किसी एक सेक्टर के सिंबल के लिए तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए पूरा एक सेक्टर है, उसका एक इंडेक्स की तरह बना के दिखाता है। तो देखिए मुझे थर्ड वाले में डाउट है, बट पहला 2 क्योंकि सही है, तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द अबव बेस्ट ऑप्शन बनता है। While raising capital, if capital is raised from investors outside the country is called, मतलब कैपिटल अगर रेज करना है, किसी कंपनी को पैसा उठाना है, तो या तो कंपनी इंडिया के अंदर से उठा सकती है, किसी बैंक से, इन्वेस्टर से, या इंडिया के बाहर से भी उठा सकती है। तो जब भी कोई कंपनी इंडिया के बाहर से पैसा रेज करती है तो उसको हम बोलते हैं ऑफ शोर, यानी मान लीजिए समुद्र के बाहर से। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अच्छा, प्रोसेस। तो आपका पहले के ज़माने में क्या होता था, आपको फिजिकल शेयर्स मिलते थे, ऐसा पेपर मिलेगा सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, सर्टिफिकेट के फॉर्म में, वो हो गया आपका फिजिकल शेयर। लेकिन आजकल आपको फिजिकल शेयर नहीं मिलता, आजकल आपको ऑनलाइन मिलता है, ई शेयर बोलते हैं उसको। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीमेटेलाइजेशन। आपने सुना होगा ना, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो डीमेट मतलब डीमेटेलाइज्ड अकाउंट, वो खोलना पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हेन ए ट्रेडर बाइज एन एसेट एट अ लोअर प्राइस इन वन मार्केट एंड सेल्स इट एट अ हायर प्राइस इन अदर मार्केट टू एक्सप्लॉइट द प्राइस डिफरेंस, इट इज़ नोन एज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए गोल्ड,
दुबई में गोल्ड बहुत सस्ता है और इंडिया में गोल्ड थोड़ा महंगा है, मतलब प्राइस का डिफरेंस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दुबई से गोल्ड खरीद के इंडिया में ला के बेच सकता हूँ। तो जो प्राइस डिफरेंस है उसका मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं आर्बिट्राज। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे टिक कर दिया मैंने। साथ साथ आप लोग भी चाहते अगर है तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर टिक कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो इसको पॉज कर लीजिए, उसका अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर लास्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अ प्लेज इज एन एक्ट ऑफ टेकिंग अ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज बाय द इन्वेस्टर, देन द एंटिटी दैट इज गिविंग द लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज इज कॉल्ड एज। प्लेज मतलब जो शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको पता है कि अगर आपके पास शेयर है तो आप उन शेयर्स को प्लेज करके उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। तो जो लोग प्लेज करते हैं उसको बोलते हैं प्लेजर। और जिसने हमको पैसा दिया है, कॉफ़ी पी के एग्जाम देने का मजा अलग ही है। तो उसके बाद जो जिसने हमको लोन दिया है, मतलब पैसा दिया है सिक्योरिटीज़ के बदले में, उसे कहते हैं प्लेजी। तो यहाँ मैंने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज फ्यूचर कैश फ्लोज बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमाइंड फार्मूला इज नोन एज। उसको स्वैप्स बोलते हैं। ये आपका डेफिनेशन टाइप का स्वैप का, अगर नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब इसे बताने के लिए कुछ है नहीं, बस ये डेफिनेशन रट्टा मान लीजिए हो जाएगा। मतलब दो पार्टीज मिलकर एग्री करते हैं कि फ्यूचर में मैं किसी चीज़ का जो वैल्यू है इस प्राइस पर खरीद लूँगा। मान लीजिए कप है, मैं डिसाइड करता हूँ कि इस कप को मैं आज नहीं खरीदूंगा, 2 साल बाद खरीदूंगा, बट प्राइस जो है मैं आज ही डिसाइड कर लेता हूँ। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रहते हैं, इसको हम कहते हैं स्वैप। नेक्स्ट, विच ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइन एसेट एट ए गिवन प्राइस ऑन और बिफोर ए गिवन डेट। तो ये तो ऑप्शन होता है मुझे पता है, बट इसमें से ये कौन सा ऑप्शन होगा? विच ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। मतलब बायर के पास ये राइट है बट मजबूरी नहीं है कि उसको सेल करे कि ना करे। ऑफको ओके, इसके मुझे डाउट लग रहा है तो मैं इसमें कॉल ऑप्शन पुट करता हूँ, क्योंकि कॉल ऑप्शन में जो बायर होता है उसके पास ये हक होता है कि वो लास्ट में उसको एक्सरसाइज करे कि ना करे। देखते हैं, ये मेरा मतलब टोटली ब्लाइंड गैस है और कुछ भी हो सकता है, बट ऑप्शन में से कुछ होना चाहिए, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट फाइनेंशियल एसेट्स सच एज होम लोन, ऑटो लोन्स, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एक्सेट्रा आर नोन एज। ये बहुत ही सिंपल सा, इसको कहते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़। मतलब ये जो अगर आपने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा तो वहाँ पे इस लोन की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। मतलब क्या, मान लीजिए अगर मैं एक बैंक हूँ और मैंने किसी को मॉर्गेज लोन देके रखा हुआ है, उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मॉर्गेज लोन देके रखा हुआ है और मुझे 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो एक तीसरा इन्वेस्टर आके मुझे क्या बोलेगा कि आप एक काम करो, ये लोन का जो आपने उसको देके रखा हुआ है वो सर्टिफिकेट मुझे दे दो। मतलब अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा उस इन्वेस्टर को। और बैंक को क्या फ़ायदा होगा? बैंक को मान लीजिए उसने कुछ कमीशन ले लिया या कुछ फीस ले लिया, तो बैंक के ऊपर से अब वो लोन का जो खतरा रहता है कि अगर वो पेमेंट ना करे वो हट गया, वो रिस्क उसने ले लिया, अब इंटरेस्ट भी उस आदमी को जाएगा। तो उसको कहते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। मतलब आपके लोन का जो शेयर है, आपने जो लोन लेकर रखा है, उसको भी किसी और को ट्रेड कर सकता हूँ मैं। फिर से बारिश शुरू हो गया, थोड़ा बहुत साउंड में आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है, बट हम जल्दी खत्म कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन एंटिटी एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया दैट प्रपोजेस टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मतलब उस चीज़ को क्या बोलेंगे जो इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश हुआ है बट इंडिया में इन्वेस्ट करता है, तो हम उसको बोलते हैं FIIs, या फिर यहाँ पे अगर देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं। तो FPI काफ़ी इजी आंसर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, GDR। आपने अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको ADR उसके बारे में पता होगा। तो ADR क्या होता है? जो मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, जैसे इन्फोसिस है, अगर वो USA के मार्केट में लिस्ट है तो उसे हम कहते हैं ADR। तो वैसे ही कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो पूरे वर्ल्ड है उसके अलग अलग मार्केट्स में लिस्टेड रहते हैं, तो उनको कहते हैं GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, GDRs आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स दैट कैन बी ट्रेडेड इन वेरियस कंट्रीज। अलग अलग कंट्री में जो ट्रेड कर सकते हैं उसे हम GDR कहते हैं। नेक्स्ट, विच एजेंसी एक्ट्स एज अ लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल ट्रेड्स एंड गारंटीज सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर मान लीजिए कभी कुछ भी केस होता है, मतलब मान लीजिए इन्वेस्टर के बीच में और जिसने शेयर इशू किया उसके बीच में कुछ होता है, तो किस पार्टी को हम एज ए लीगल मतलब विटनेस की तरह मान सकते हैं, उसकी बातों को हम केस को प्रोसीड करने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, क्लियरिंग बैंक्स है, मर्चेंट बैंकर्स है, ऑल ऑफ द अबव है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर मेनली देखो तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन काम आता है। क्लियरिंग बैंक्स तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बट मुझे लगता है बेस्ट गेस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही होना चाहिए। टर्म ट्रेड्स आर सेटल्ड ऑन। तो आजकल ये जो आपका नया सिस्टम आ गया है कि T+1 डेज में जो ट्रेड का सेटलमेंट होता है उसको हम कहते हैं TOM ट्रेड्स। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये गलत है। ट्रेजरी बिल्स नॉर्मली 1 साल उसके आसपास का ही होता है, तो ये फॉल्स है, लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है। डैश मार्केट फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, ये आपका इन्वेस्टर्स के लिए जो होता है सेकेंडरी मार्केट होता है। और प्राइमरी मार्केट क्या होता है, वो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच का है। अगर इन्वेस्टर को ट्रेड करना है तो सेकेंडरी मार्केट से करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर को और कंपनी के मालिक को शेयर को अदला बदली करना है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, जो कि आपका आईपीओ की तरह होता है। नेक्स्ट, हाउ आर द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कंपेरेबल टू अदर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स। तो जो ईटीएफ्स होते हैं वो आपका इंडेक्स की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स फंड की तरह होगा। नेक्स्ट है, नेट एसेट वैल्यू इज द पर यूनिट मार्कर वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ म्यूचुअल फंड स्कीम, ट्रू और फॉल्स। सही है, एनएवी जो होता है आपका जो टोटल एयूएम है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 1 यूनिट का जो वैल्यू आता है उसको हम एनएवी कहते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, व्हाट स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन्वॉल्व्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज टू एक्सचेंज फ्यूचर कैश फ्लोज बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमाइंड फार्मूला, वन पेज अ फिक्स रेट एंड रिसीव्स अ फ्लोटिंग रेट। वही है स्वैप, मतलब वही है, हम आज ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि किस किस कंडीशन पे हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। तो अगर कंडीशन फुलफिल होता है तो दोनों में से किसी एक पार्टी को लॉस होगा, किसी को प्रॉफिट होगा, बट दोनों अपने रिस्क को देख के आज एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसका जो काम है, जो मतलब एग्जीक्यूशन होगा वो फ्यूचर में करेंगे, उसको कहते हैं स्वैप। स्वैप मतलब चेंज करना, तो इसका ये होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नोशनल अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द काउंटर पार्टीज, ये भी सही है। एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो मेरे ख्याल से इसमें ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। दोस्तों देखिए, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, जब भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो ऐसे क्वेश्चंस में और जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट का करेक्ट ऐसा ऑप्शन दिया हो, वहाँ पे 3 में से अगर 2 कंडीशन आपको पता है कि वो सही है तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि ऑल ऑफ द अबव इज रहेगा। तो मैं यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव के साथ जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द राइट इशूज शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट ए प्राइस डैश करेंट मार्केट प्राइस। ओके, हाँ, तो ये राइट इशू में क्या होता है कि आप अपने ही इन्वेस्टर्स को, आप अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और आप एक कंपनी के इन्वेस्टर हैं और उस कंपनी को और पैसा उठाना है, तो क्या करती है, राइट इशू लेके आती है जिसमें वो अपने इन्वेस्टर्स को ही और शेयर देती है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो सस्ते दाम पे देती है। तो इससे क्या होता है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है उनको थोड़ा सस्ते पे मिलता है, अच्छा वैल्यू पे दाम उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सस्ते दाम पे मिलता है, मतलब बिलो द करेंट मार्केट प्राइस। हाउ आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कंपेरेबल टू अदर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, तो इसका तो आंसर इंडेक्स फंड है। जो ETF है वो इंडेक्स फंड की तरह ही काम करता है। इंडेक्स आपका कैसे काम करता है, सारे कंपनीज का फंड को मिला के एक NAV में लेके आते हैं और उसको इंडेक्स फंड में दिखाते हैं। सेम चीज़ ETF में दिखता है, तो ETF हम इंडेक्स फंड की तरह कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आर अनदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिप्रेजेंट डैश। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स मतलब DRs क्या होता है, जैसे मान लीजिए बाहर की कोई कंपनी है, उसको अगर मान लीजिए SBI के कंपनी में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स खरीदना है, तो डायरेक्टली शेयर हम बाहर भेज नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैंक को बीच में पकड़ते हैं और उस बैंक के पास SBI का शेयर होगा और उस शेयर के अगेंस्ट में वो बैंक एक आपको रिसिप्ट बना के देगी कि ये रिसिप्ट आप रखिए, ये प्रूफ है कि आपने जो शेयर लेकर रखा हुआ है वो एक थर्ड पार्टी के पास है। तो अब अगर प्रॉफिट निकलता है तो उनको प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा। तो ये होता है DR। तो ये आपका क्या होता है, शेयर्स को दिखाता है। और ये आपका कहाँ पे ट्रेड करता है, बाहर की कंट्रीज़ में ट्रेड करता है, तो उसको शेयर्स और आउटसाइड कर देते हैं। थोड़ा बहुत डाउट है मुझे, बट मैं इसमें टिक कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। फॉरवर्ड्स आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, सही है। फॉरवर्ड्स मतलब आप ये ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होती, 2 आदमी मिलकर आपस में ट्रेड कर सकते हैं कि आज अगर वैसा कंडीशन रहा तो हम शेयर को खरीदेंगे, अगर वैसा कंडीशन नहीं रहा तो नहीं खरीदेंगे। मतलब ये आपका प्राइवेट ट्रेड जैसा होता है। फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, सही है। फ्यूचर जो होता है, दोनों फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है, फ्यूचर्स आपका एक्सचेंज में ट्रेड होता है, उसमें बीच में एक्सचेंज है आपको हेल्प करने के लिए, बट फॉरवर्ड्स में आपका कोई एक्सचेंज नहीं है, 2 इंडिविजुअल लोग उस पर डील कर रहे हैं। फॉरवर्ड्स आर एग्रीमेंट टू सेल एन एसेट एट ए फ्यूचर डेट, ये भी सही है। फॉरवर्ड्स हैव नो डिफॉल्ट रिस्क वाइल फ्यूचर फेस द रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्टिंग, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। फ्यूचर्स में डिफॉल्ट करने का कोई चांस नहीं है क्योंकि उसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो एक्सचेंज बीच में आके आपको सुलह करवा देगी, लेकिन फॉरवर्ड में अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो आपका सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, वो आप लोग को ही डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड स्कीम डज नॉट हैव एनी फिक्स मैच्योरिटी एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट एनी टाइम। तो ये ओपन एंडेड, जब खरीदना खरीदो, जब बेचना बेचो, तो ऐसा स्कीम को हम क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड। बॉन्ड्स इशूड डैश इंडिया एंड डिनोमिनेटेड इन डैश आर नोन एज मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स, आपको नाम में समझ में आ रहा है कि इंडियन चीज़ है,
तो ये बीच में क्या हुआ था, इंडियन करेंसी में जब कुछ लोगों ने पैसा उठाया था उसको हम बोलते हैं मसाला बॉन्ड। बॉन्ड इशूड आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर में उठाया गया लेकिन इंडियन रुपीज़ के फॉर्म में उठाया गया। मतलब मान लीजिए अगर मैं बाहर जाकर लोन लेता हूँ यूएसए से तो मैं डॉलर्स में लोन लूँगा, लेकिन वही चीज़ उल्टा अगर होता है, यानी बाहर में किसी ने मुझसे लोन उठाया और इंडियन रुपीज़ में उठाया तो उसको हम कहते हैं मसाला बॉन्ड्स। ये नया कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका होगा आउटसाइड और इंडिया। सिक्योरिटीज़ मार्केट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू म्यूचुअली सेटिस्फाई गोल्स ऑफ डैश एंड डैश। सिक्योरिटी मार्केट जो है वो आपका इन्वेस्टर और इशूअर्स ये वाला होना चाहिए। मतलब सिक्योरिटीज़ मार्केट मेनली क्या है, मैं कंपनी का मालिक हूँ और मुझे अपने शेयर्स को दूसरे को बेचना है, तो एक इन्वेस्टर है और एक बायर है, उन दोनों के बीच में जो ट्रेड करवाना होता है वही करवाता है। तो यहाँ पे इशूअर और इन्वेस्टर होना चाहिए। नेक्स्ट, डिपोजिटरी रिसीट्स हैव द अंडरलाइंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द इशूअर कंपनी, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है ये। डिपोजिटरी जो भी होता है आपका उसके अंडर में कंपनी के शेयर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला था, अगर एसबीआई का शेयर मुझे लेना है और बाहर कंट्री से हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर को तो भेज नहीं सकता, तो मैं वो शेयर को इंडियन कंपनी के पास बैंक के पास गिवे रखता हूँ और उसके बदले में रिसिट लेता हूँ। तो जो डिपोजिटरी रिसिट है उसके अंडर में क्या है, स्टॉक है, शेयर्स है। तो ये सही है। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ FCCBs इज इन फॉरेन करेंसी। अब ये मैं पूरा तुक्का गैस मारने वाला हूँ क्योंकि FCCBs मुझे पता नहीं है, बट F और फॉरेन है तो हम लोग को मेरे ख्याल से फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। तो ये टोटली गैस मार रहा हूँ, ट्रू कर दे रहा हूँ उसको। एज कम्पेयर टू नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स द यील्ड ऑन द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इज लोअर। अब देखिए जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है उसमें क्या होता है कि आपने एज ए कंपनी मैंने बॉन्ड इशू कर दिया और उसके बदले में इंटरेस्ट पे करता रहूँगा, तो ये है नॉन कन्वर्टेबल। मतलब जब 5 साल खत्म हो जाएगा, अगर 5 साल ले रहा हूँ तो 5 साल बाद में उसको पूरा पैसा रिटर्न कर दूंगा, उसके बदले शेयर्स मिलने वाले नहीं है। बट कन्वर्टेबल मतलब क्या है, उस बॉन्ड को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ शेयर्स में। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रहा है उन बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट करने का, तो इसके वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ट्रू होगा। अच्छा, ये यहाँ पे रिलेटिवली लोअर होगा। नेक्स्ट, व्हाट फीचर्स डज कन्वर्टेबल डिबेंचर हैव। कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या खास बात होता है, तो वो डेट की तरह भी काम करेगा और कुछ साल बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे डेट और इक्विटी दोनों होगा। एज पर SCRA द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड विच आर द फॉलोइंग। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, जो हम पैसे के इंस्ट्रूमेंट जो हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर, अब वो शेयर क्या है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं आपस में, तो वो सिक्योरिटीज़ बन गया। लेकिन चेक, अगर मान लीजिए मेरे नाम से किसी ने चेक इशू किया तो वो चेक मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो चेक सिर्फ मेरे नाम से ही खुलेगा। अगर कोई दूसरा आदमी बैंक में लेके जाता है तो वो चेक उसको नहीं मिलेगा। तो चेक आपका सिक्योरिटीज़ नहीं है, बट आपका जो बॉन्ड्स है सिक्योरिटीज़ है और आपका जो शेयर्स है वो सब सिक्योरिटीज़ में आता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। Along with SEBI and other regulators under the Companies Act, RBI also regulates the equity share market. State whether true or false. मतलब बोल रहा है कि RBI भी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। RBI सिर्फ बैंक्स को रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को SEBI करती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और इसी के साथ हम लोग का 33 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं कि हमें मार्क्स कितना मिला है। तो आई होप आपने भी साथ साथ में कंटिन्यू किया होगा। अब देखते हैं कितना मिला। ओके, व्यू स्कोर देखते हैं कितना मार्क्स मिला। ओके, 32 आउट ऑफ 33, बढ़िया मार्क्स है। ओके, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे 32 मार्क्स मिल जाएगा, बट काफ़ी अच्छा है। कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ रहा है। मतलब NISM का जो एग्ज़ाम है मुझे लग रहा है कि मैं जैसे जैसे इसको एग्ज़ाम मॉक टेस्ट देते जाऊँगा वैसे वैसे अगर मुझे मार्क्स हर में अच्छा मिलता जाएगा तो मैं बहुत जल्दी ही आपका अप्लाई कर दूंगा और 1 महीने के अंदर अपना रिजल्ट निकाल लूँगा। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मेरा गलती हुआ। ट्रेजरी बिल्स तो ये सही है, ये वाला भी सही है, ये भी सही है। ओके, ये वाला मेरा गलत है। विच ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। अच्छा, ये वाला, इसका आंसर पुट ऑप्शन है। हाँ, ये मैंने बोला भी था कि या तो इसका पुट होगा या कॉल होगा। तो ये मुझे ऑप्शंस के बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा। मतलब मुझे पता है मोटा मोटी क्या होता है, बस उतना डिटेल में नहीं पता, तो ये एक बार देख लूँगा तो हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा रिजल्ट। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग का रिजल्ट कैसा हुआ। अगर आप भी अपने क्वेश्चंस को चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो का जो लिंक है, पार्थ सर का जो ये जो वीडियो था, इसका लिंक आपको दे दे रहा हूँ। आप भी जाके वहाँ पे जाइए और मॉक टेस्ट देखिए, आप फिर वहाँ पे आंसर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था चैप्टर 2 का मॉक टेस्ट। अब कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, इसे अपने आप को चेक करने के लिए। तो अब अगला चैप्टर जब मैं पढ़ लूँगा तो उसके बारे में मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में साथ आप भी बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका जो सेंटर पढ़ने वाला है वो कहाँ पढ़ने वाला है। अगर आप भी आसाम से दे रहे हैं तो जो मेरा सेंटर पढ़ने वाला है वो सर डिब्रूगढ़ या जोरहाट पड़ेगा। तो अगर हो सकता है अगर आप भी आसाम से हैं तो साथ में हम यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तैयारी करते रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के मॉक टेस्ट के साथ।